तो देखिए, अब आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। ठीक है। अब तक हमने रिफ्लेक्शन में जो पढ़ा वो प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन था, उसके केसेस देखे, उसमें हमने क्वेश्चंस किए और ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस जो प्लेन मिरर से रिलेटेड हो सकते थे वो मैंने सारा कवर किया है। आपको एक जो डीपीपी दी थी उस डीपीपी में भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने दिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बट हर क्वेश्चन का एक डिफरेंट, मैं कहूँगा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट था उसमें। ठीक है, जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है और प्लेन मिरर से रिलेटेड सारी चीजें हमने कवर करी हैं। इसी तरह से आगे अब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। और उसमें मैंने अभी सुबह जस्ट क्लास से पहले आपको एक डीपीपी भेज भी दिया है, तो वो डीपीपी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते चलेंगे और डीपीपी को भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आगे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। ठीक है। रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर ऑलरेडी मैं एक आइडिया दे चुका हूं आपको। ये एक हॉलो स्फीयर है और ये इसका डायमीटर है। इस हॉलो स्फीयर में से इसका एक छोटा सा पार्ट हम कट करते हैं। हेमी स्फीयर से भी काफी छोटा पार्ट कट करते हैं और उसी पार्ट को कट करने के बाद उसमें से हम एक पार्ट को हम निकालते हैं और उसको निकालने के बाद ये ये पार्ट हमने निकाल लिया और इसमें ये इसका सेंटर होता है। ये जो डायमीटर जो यहाँ से सेंटर से गुजर रहा है, ये जो लाइन है, ठीक है, और इसको हमने जो कट किया है तो इस वाली जो लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आगे काम आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये जो लाइन है, जो डायमीटर यहाँ से गुजर रहा है, इसके परपेंडिकुलर जो सेक्शन हमने कट किया है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है, ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल सेक्शन को जो कट कर रही है और ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट को हम पी यानी पोल कहते हैं। इसको आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं, ये इसका पोल है, पोल पी। ठीक है, पोल पी। और ये जो लाइन है, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये आगे क्वेश्चन में काफी काम आएगा आपके। और यहाँ पर ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये टर्म हमें जानने होंगे क्योंकि आगे का जो डिस्कशन है उसमें इन टर्म्स की काफी इंपॉर्टेंस है। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट पी है, ये जो डिस्टेंस है दैट इज सीपी, दिस इज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं सामने, ठीक है, ये पार्ट पे लाइट इंसिडेंट करी जाती है। ठीक है, तो अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इस पे लाइट इंसिडेंट करी जाएंगी, यानी एक्सपोज एरिया ये जितना ज्यादा होगा ये वाला पार्ट। ठीक है, इस वाले पार्ट को जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा रेज पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन इसके साथ एक ड्रॉबैक ये है, ठीक है, कि यहाँ पर पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज भी पार्टिसिपेट करने लगेंगी उसके साथ साथ, पैरेक्सियल के साथ साथ। तो फिर वहां इमेज जो है वो ब्लर बनने लगती है, धुंधली बनने लगती है। ये वाला जो पार्ट है, ये इसे हम अपर्चर कहते हैं। ये जो ये पार्ट शायद आपको विजिबल हो रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, ये अपर्चर है। ये अपर्चर जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा रेस यहाँ पे आके गिरेंगी, बट उसके साथ फिर एक ड्रॉबैक आने लगता है कि मार्जिनल रेज भी पार्टिसिपेट करती है। अब ये पैरेक्सियल और मार्जिनल रेज क्या है ये हम समझेंगे, और इसकी वजह से, मार्जिनल रेज की वजह से स्फेरिकल एवरेशन आता है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, लार्जर is the area of aperture
more will be the intensity, ठीक है, larger is the area of aperture, larger is the area of aperture, more will be the intensity of image because more number of rays will participate in image formation, ठीक है, more number of rays will participate in image formation, ठीक है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसे मैं ठीक करता हूं। So larger is the area of aperture, more will be the intensity of image because more number of rays will participate in image formation. Image formation में ज्यादा rays participate करेंगी, ठीक है। तो in short हम ये कह सकते हैं intensity of image is directly proportional to the area of aperture, area of aperture। और ये aperture है क्या, वो मैंने अभी आपको बताया, ये सामने वाला ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है। बट मैंने कहा इसके साथ एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हम अपर्चर बढ़ाते हैं तो वहां मार्जिनल रेज भी पार्टिसिपेट करती है, और फिर वहां इमेज जो है वो फैल जाती है, और उसको डिफेक्ट को हम स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, ठीक है। बट अपर्चर कैन नॉट बी increase beyond certain limit, ठीक है। But aperture cannot be increased beyond certain limit, otherwise it gives rise to spherical aberration। एब्रेशन मतलब दोष कह सकते हैं, डिफेक्ट कह सकते हैं आप उसको, दोष या डिफेक्ट। अदरवाइज इट गिव्स राइज टू स्फेरिकल एब्रेशन। हम इसको थोड़ा सा और आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा और डिटेल में। और एब्रेशन वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कोई छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आज इससे रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। स्फेरिकल एब्रेशन मेनली मिरर में देखने को मिलेगा। जब लेंस हम पढ़ेंगे तो वहां एक और एब्रेशन आने लगता है, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। और इनको कैसे क्योर किया जाता है, इनको कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि ये टेलीस्कोप वगैरह में भी आते हैं, तो इसका आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। तो मैं आपको एक थ्योरेटिकल शीट दे दूंगा, उसमें इन सब के बारे में, ज्यादा बड़ा नहीं, आप अगर पढ़ोगे मुश्किल से 15 मिनट में आप उसको फिनिश कर सकते हैं। और इंफॉर्मेटिव है, जानकारी के लिए है, और आसानी से आप उसको समझ सकते हो। हर चीज को मैंने उसमें सिंपल लैंग्वेज में लिख के प्रिंट करवा के रखा है। वो आपको जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो हर साल मैं देता हूँ एब्रेशन के बारे में, किस किस तरह के होते हैं और कैसे उनको क्योर कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके भी होते हैं, तो उनमें कभी कोई क्वेश्चंस आपको मिल जाए कहीं किसी बुक में तो आप उसको पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल एब्रेशन और इसे दूर करने का एक तरीका तो ये होता है कि अपर्चर को बहुत ज्यादा बढ़ाया ना जाए। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, इसकी वजह क्या होगी, मार्जिनल। जैसे ये क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा कि स्फेरिकल एब्रेशन आता किस वजह से है, तो आप बता सकते हैं कि मार्जिनल रेज की वजह से आता है। अब उसका तरीका क्या है कि ना आए तो मार्जिनल रेज को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या करें, अगर मिरर हमारे पास पहले से ही बड़ा है तो उसके बाहर का जो एरिया होता है उसको हम पेंट कर देते हैं या कागज वगैरह से, पेपर से ढक देते हैं, सो दैट मार्जिनल रेज उसमें एंटर ना कर पाए या रिफ्लेक्ट ना हो पाए इमेज फॉर्मेशन में। या फिर पहले से ही एरिया को बहुत बड़ा मत लो, छोटा ही एरिया लो। अगर ये सब नहीं करना है तो पहले से जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो स्फेरिकल मिरर ना लेके
एक पैराबोलॉइड मिरर लिया जाता है पैराबोला की शेप में, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। फिर कोई भी रेज अगर आती है तो दे ऑल आर फोकस्ड एट फोकस। पैराबोला का एक फोकस होता है। अभी ये स्फीयर में से कट किया गया है तो ये स्फेरिकल है, लेकिन पैराबोलिक शेप अगर होता है वो थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा। और ऐसा आप देखते हैं जैसे कार वगैरह वगैरह जो होती है, बाइक्स होती है, उनकी जो हेडलैम्प होती है वो हेडलैम्प इस तरह के, पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है, पीछे हेडलैम्प के पीछे बल्ब यहाँ लगा होता है यहाँ पर, और पीछे रिफ्लेक्टर जो होता है, ठीक है, कार हेडलैम्प बाइक हेडलैम्प, तो वो इस तरह का रिफ्लेक्टर पैराबोलिक शेप में होता है। जिससे क्या होता है कि बल्ब को तो लगा देते हैं फोकस पे, तो फोकस से लाइट जाके टकराती है रिफ्लेक्टर से और वो जाके पैरेलल हो जाती है। इसका उल्टा भी कह सकते हो कि सामने से पैरेलल बीम आई, फोकस पे कन्वर्ज हो गई, या फोकस से निकली और वो सामने कन्वर्ज हो गई। टू गेट द पैरेलल बीम वी यूज ए पैराबोलॉइड मिरर। पैराबोलॉइड 3D में पैराबोलॉइड बोलेंगे और 2 डायमेंशन में पैराबोला, यानी पैराबोला ऐसा हो गया इस तरह से, इस तरह की शेप। अब इसी शेप को 3D में रोटेट कर लो ऐसे करके, तो वो जो 3D शेप जो आएगा दैट इज कॉल्ड पैराबोलॉइड, दैट इज कॉल्ड पैराबोलॉइड। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ये सब चीजें आगे आएंगी तो हम धीरे धीरे इनको समझते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले तो नोट करिए कि इट गिव्स राइज टू स्फेरिकल एब्रेशन, और ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम आगे बढ़ेंगे अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, फोकल लेंथ वगैरह क्या होती है, मार्जिनल रेंज पैरेक्सियल रेंज की मैंने बात करी, ये क्या होती है, ठीक है, और किस सिचुएशन में। अब इसमें जैसे कुछ पॉइंट्स तो यहाँ जानना जरूरी था, ये पी पॉइंट से पोल कहते हैं, ये सेंटर कहते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, कुछ बातें तो आगे अपर्चर समझ में आई क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए एक रेडियस तो ये है, ध्यान दीजिएगा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक रेडियस तो ये है, इस रेडियस को तो कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एक रेडियस ये जो सामने से देख रहे हो ना आप, ये अपर्चर, तो ये जो सामने का पार्ट है ये एक सर्किल होगा, सामने से अगर देखोगे तो ये सर्किल होगा, ये वाला पार्ट नहीं कह रहा हूँ, ये सामने वाला, और इसमें ये सर्किल अगर होगा तो ये वाली जो डिस्टेंस आएगी, ये वाली जो डिस्टेंस है ये सर्किल की रेडियस हो जाएगी। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर, तो यहाँ पे आप उसको रेडियस से रिलेट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये तो अपर्चर हो गया आपका, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है मैं नीचे लिख देता हूं, ये दिस इज रेडियस ऑफ अपर्चर। तो अब रेडियस ऑफ अपर्चर, लेट मैं इसे स्मॉल आर बोल देता हूं, ठीक है, तो रेडियस ऑफ अपर्चर है, तो अब इसमें यहाँ पे एरिया ऑफ अपर्चर ये आ गया, और इसके आगे प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर कह सकते हो आप, स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए स्मॉल आर यहाँ पे रेडियस ऑफ अपर्चर है, डोंट कंफ्यूज विद रेडियस ऑफ कर्वेचर, डोंट कंफ्यूज विद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ अपर्चर है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ अपर्चर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। तो ये नोट कर लीजिए आप। इसके बाद इसको मैं रब करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ये रेडियस का आइडिया आपको मैंने दे दिया, पोल क्या है थोड़ा सा समझा दिया, ये टर्म्स आपको जानने ही होंगे। अब देखिए इसमें पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद फोकल लेंथ क्या है, क्या फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का,
ठीक है, ये हम समझेंगे, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज, ठीक है। तो जैसे ये मिरर है, कोई भी एक मिरर लेके समझ लो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स तो मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूं कि जो मिरर का पार्ट हमने कट किया है उसकी कौन सी साइड को हम पॉलिश करते हैं। ठीक है, कौन सी साइड को पॉलिश करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसका नाम पॉलिश करते हैं, और जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है उसके ऊपर उसका उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इसमें पॉलिश भी जो होती है, कुछ लोग कह देते हैं वो सिल्वर की पॉलिश होती है, तो मिरर में सिल्वर की पॉलिश तो नहीं होती, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो टिन अमलगम होता है, मरकरी टिन अमलगम, मरकरी टिन अमलगम, उसकी पॉलिश लगाई जाती है। ठीक है, और उस पॉलिश को रिटेन करने के लिए, क्योंकि वो आसानी से रुक नहीं सकती, जल्दी छूट जाएगी, तो उसके ऊपर फिर एक रेड आयरन ऑक्साइड का कोट भी किया जाता है, रेड आयरन ऑक्साइड। अब ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल थोड़ी पूछे जाते हैं, बस वो जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें रेड आयरन ऑक्साइड का कोट किया जाता है। जैसे आपने कभी मिरर टूटा, कोई मिरर का टुकड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसके पीछे की साइड आपने देखी होगी रेड कलर की पॉलिश सी होती है, वो रेड आयरन ऑक्साइड होती है, और वो उसके अंदर एक सिल्वर टाइप की, चमकीली टाइप की एक पॉलिश की जाती है, जिसमें हम अपना अक्स देखते हैं, इमेज देखते हैं। ठीक है, वो जो चमकीली टाइप की शाइनी, जिसे हम सिल्वर पॉलिश बोलते हैं, वो एक्चुअली सिल्वर पॉलिश नहीं, मैंने कहा मरकरी टिन अमलगम का कोट होता है, और वो रुकता नहीं है, जल्दी छूट जाता है, तो उसके ऊपर फिर एक रेड आयरन ऑक्साइड का कोट लगाया जाता है। आपने कभी देखा भी होगा, कोई पुराना मिरर वगैरह आपके यहाँ पड़ा हो, तो आपने देखा होगा वो पीछे का जो रेड वाला पार्ट जो कोट होता है, वो अगर हट जाता है, तो वहां उसके जो नीचे सिल्वर टाइप की जो शाइनी पॉलिश होती है वो भी छूटने लगती है, और मिरर मिरर नहीं रहता उसमें से, फिर आर पार दिखना शुरू हो जाता है। आपने ऐसा जरूर देखा होगा, आप एग्री करेंगे इस बात से। ठीक है, खैर, तो मिरर दोनों तरह के मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए पैरेक्सियल रेज और मार्जिनल रेज होती क्या है, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, एक एक लाइन में समझ लो, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान भी आप रख सकते हैं। पैरेक्सियल रेज क्या होती है, वो रेज होती है जो स्मॉल एंगल बनाती है मिरर के नॉर्मल के साथ, मिरर के नॉर्मल के साथ स्मॉल एंगल बनाती है। अब इसको भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि पैरेक्सियल रेज का मतलब जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो मार्जिनल रेज भी हो सकती हैं, पैरेक्सियल भी हो सकती हैं, किसी ओब्लिक एंगल पे भी हो सकती हैं, किसी डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकती हैं। मेन क्या है कि पैरेक्सियल रेज स्मॉल एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, और मार्जिनल रेज लार्ज एंगल बनाती है। ये स्मॉल एंगल इतना स्मॉल होना चाहिए कि साइन थीटा को थीटा लिख सके, टेन थीटा को थीटा लिख सके, साइन थीटा को टेन थीटा लिख सके, और कॉस थीटा को 1 - थीटा² / 2 लिख सके। अगर ऐसा हो जाता है, थीटा इतना स्मॉल होता है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये नई बात नहीं है आपके लिए, इससे पहले भी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि साइन थीटा, अगर थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा, टेन थीटा को थीटा, और जरूरत पड़ने पर साइन थीटा को टेन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब पैरेक्सियल रेज या मार्जिनल रेज यहाँ पे, तो अब देखिए इसमें पैरेक्सियल रेज एंड मार्जिनल रेज। तो पैरेक्सियल रेज मैंने कहा जैसे यहाँ पे स्मॉल एंगल बनाएंगी नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल वो लाइन होती है जो सेंटर से गुजरे, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, और ये जो रे आ रही है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल छोटा होगा। लेकिन अगर यही रे थोड़ा दूर यहाँ पे अगर आके गिरती है ऐसे करके, तो ये आप देखोगे यहाँ से जो नॉर्मल जाएगा, ये ऑब्जर्व करने की चीज है, तो यहाँ से जो नॉर्मल जाएगा, तो ये वाला जो एंगल आएगा, ये एंगल फिर बड़ा होगा। ठीक है, तो ये वाली जो रेंज है एम लिख रहा हूं, और इसको मैं पी लिख रहा हूं, पी का मतलब पैरेक्सियल, एम का मतलब मार्जिनल। ठीक है, तो ये एंगल थीटा 2 कह देते हैं, लेट ये एंगल थीटा 1 है, तो थीटा 1 और थीटा 2 में एक चीज तो ये क्लियर हो ही गई कि थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, और दूसरी बात थीटा 1 इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एज स्मॉल सो दैट साइन थीटा 1 को हम थीटा 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा 1 को थीटा 1 लिख सकते हैं। यहाँ थीटा 1 मैंने पैरेक्सियल के लिए लिया, वो एंगल थीटा 2 है, और जरूरत पड़ने पर साइन थीटा 1 को
tan थीटा 1 लिख सकते हैं और cos थीटा 1 को 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। आपको याद होगा ये चीजें मैं पहले भी कई बार यूज कर चुका हूं और यकीन मानिए पूरी ऑप्टिक्स यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल हम पढ़ रहे हैं इसमें जो मिरर और लेंस के फॉर्मूले आगे हम पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूले ये इसी कंडीशन पर बेस्ड है जब थीटा छोटा होता है। अगर थीटा छोटा ना हो तो फोकल लेंथ जो हम पढ़ के आए हैं f इक्वल्स टू r बाई 2, f इक्वल्स टू r बाई 2 जो हम पढ़ के आए हैं वो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, अभी मैं बताऊंगा। और मार्जिनल रेज के केस में वो फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। फोकल लेंथ r बाई 2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है फोकल लेंथ, ये हम यूज नहीं कर सकते अगर रेज मार्जिनल होती है तो। ठीक है, अगर पैरेक्सियल होंगी देन ओनली वो फॉर्मूला वैलिड है। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आगे जो आएंगे उन सबके 12th लेवल पे, बोर्ड लेवल पे जब डेरिवेशन कराए जाते हैं तो उन डेरिवेशन में भी ये कंडीशन हम एज्यूम करके चलते हैं। एंगल थीटा जो है यहाँ पे थीटा को या थीटा 1 को वो बहुत छोटा है, तब जाके वो फॉर्मूले आते हैं। जैसे मिरर का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, ये मिरर फॉर्मूला हो गया। ऐसा ही लेंस फॉर्मूला भी होता है विद स्मॉल चेंज इन साइन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का जो डेरिवेशन भी होता है ना वो डेरिवेशन तभी पॉसिबल है जब आप ये कंडीशन लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना जो भी फॉर्मूले हैं वो पैरेक्सियल रेज के लिए ही वैलिड है, मार्जिनल रेज के लिए नहीं है। ठीक है, मार्जिनल रेज के लिए अलग से फिर डिराइव करने पड़ेंगे, लेकिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत अगर मार्जिनल रेज से रिलेटेड कोई चीज अगर आती है वो मैं यहाँ डिस्कस करते हुए चलूंगा, ये नहीं कि मिरर का फॉर्मूला और लेंस के फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की है, दोनों ही रेज मैंने पैरेलल लिए, पर पैरेलल रेज का मतलब पैरेक्सियल रेज पैरेलल होती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे मैंने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करी है कि ये एंगल आपको दिख रहा होगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, और छोटा भी इतना होना चाहिए वेरी स्मॉल कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो आप जानते हैं कि छोटे एंगल कितने हो सकते हैं, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे एंगल छोटे नहीं कह सकते, ये काफी लार्ज एंगल हो जाते हैं। 3-4 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं वो आपको लेने होंगे। और अगर यहाँ थीटा जब हम करेंगे तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए साइन 4 डिग्री है तो आप 4 नहीं रख सकते, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा 4 इंटू पाई अपॉन 180 करके, देन फिर आप इसको यूज करेंगे। तो पैरेक्सियल रेज का मैंने आपको आइडिया दिया, मैं यहाँ लिख देता हूं पैरेक्सियल रेज फॉर्म स्मॉल एंगल with paraxial rays form small angle with normal to mirror while marginal rays form large angle। लार्ज का मतलब ऐसा थोड़ी है कि 1430 एंगल हो गया, ये मतलब नहीं है। एंगल का मतलब जैसे 2-3-4 डिग्री से ज्यादा के एंगल लार्ज एंगल की कैटेगरी में आएंगे, ये नहीं कि 1000 में या 2000 में एंगल लिखना। क्या मतलब हुआ, वो 360 के बाद तो भैया वैसे भी रोटेट कर जाएगा। वैसे भी आप रेस को अगर डालोगे तो 180 से ज्यादा का तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मिरर है, ये मिरर है, ये पॉलिश्ड है, तो आप लास्ट ऐसे डालोगे, ये 90 का एंगल, सॉरी 180 भी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है 90, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना, 180 नहीं 90 होना चाहिए मैक्सिमम एंगल, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मार्जिनल रेज के लिए मतलब 2-3 डिग्री से ज्यादा के एंगल मार्जिनल में ही चले जाएंगे। तो वाइल मार्जिनल रेज फॉर्म लार्ज एंगल, तो लार्ज का मतलब ऐसा मत समझना, मतलब 3-4 डिग्री से बड़े एंगल जो होंगे वो लार्ज एंगल की कैटेगरी में आएंगे। तो मार्जिनल रेज फॉर्म लार्ज एंगल विद नॉर्मल, और नॉर्मल आप जानते हैं मतलब परपेंडिकुलर, यहां से सेंटर से कोई भी लाइन अगर आप पास करेंगे, क्योंकि ये सर्किल है और सॉरी स्फीयर का पार्ट है ऐसे, तो ये जो लाइन डॉटेड में आप देख रहे हैं ये क्या होंगी, रेडियस होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि रेडियस और सर्किल या स्फीयर का जो सरफेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये कोई भी लाइन जो डॉटेड में सेंटर से गुजरने वाली लाइन है, दे ऑल आर नॉर्मल, सभी नॉर्मल ही तो होंगे। तो 90 का एंगल होगा ये नॉर्मल का। ठीक है, रेस के साथ तो एंगल कम आएगा, एंगल विद नॉर्मल टू द मिरर। अब इसके बाद देखिए
इसमें यहां से आगे स्फेरिकल की बात मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं। और फॉर्मूले का कोई हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो बोर्ड लेवल पर है, लेकिन हाँ मैं आपको बताऊंगा जरूर क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। उसके पहले यहाँ साइन कन्वेंशन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन का आगे काफी यूज होगा। तो साइन कन्वेंशन टोटल 3 है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे ने साइन कन्वेंशन को समझ लिया ना, उसको ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने देखा है काफी बच्चे साइन कन्वेंशन को लेके स्ट्रगल करते हैं। अब साइन कन्वेंशन में है तो 3 छोटी छोटी बातें, बस जिसको जितना जल्दी समझ में आ जाए वो उतना जल्दी इन चीजों को कर पाएगा। और इसमें कोई ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि कोई हाईफाई चीज है ही नहीं एक्चुअल में कि जिसके लिए आपको ट्रिक बता दी जाए कि भाई ऐसे कर लो समझ में आ जाएगा या याद हो जाएगा। बहुत सिंपल सी 3 बातें होती हैं, उनको जो बच्चा समझ लेगा और अप्लाई कर लेगा, उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि सारा खेल प्लस माइनस का ही है। और वो प्लस माइनस में जरा सी भी मिस्टेक अगर आपने करी तो वही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन टोटल 3 है। यहाँ सामने देखो, मैं फिगर से समझाता हूँ, और मैं एक मिरर ये वाला लेके बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साइन कन्वेंशन इसी मिरर के लिए है, ठीक है, इसी मिरर के लिए है। ये साइन कन्वेंशन ऐसा नहीं, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए वैलिड है। और यही साइन कन्वेंशन आगे भी लेंस के लिए भी यही साइन कन्वेंशन चलेंगे, लेंस के लिए भी यही साइन कन्वेंशन चलेंगे, ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। लेंस में क्या होता है, रे पार निकल जाती है, दूसरी साइड में भी पहुंच जाएगी लेंस में। मिरर में दूसरी साइड में एक्चुअल में नहीं जाएगी, सेम साइड में लौट के आती है, एक्चुअल में नहीं जाएगी, बट हाँ इट अपियर टू गो देयर कि बैक साइड में चली जाए तो वहां फिर वर्चुअल इमेज बनती है मिरर के केस में, ठीक है। तो 3 छोटी छोटी बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि रे जिस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब पीछे ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो हो नहीं सकता, वर्चुअल होता है पीछे तो ये रे यहाँ से अगर ऐसे जा रही है तो ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। तो पहला जो रूल है वो यही है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में रेज जाएंगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है, इसको मैंने अभी बताया था, इसे पोल कहते हैं, ठीक है, इसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पे भी ये पोल है, ठीक है। तो पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। ये डायरेक्शन पॉजिटिव जरूर ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें इधर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज बन रही है तो उसका डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पोल, यहाँ से इधर जाना पड़ेगा। तो इधर अगर हम जा रहे हैं तो इसके अपोजिट में जा रहे हैं, इसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो डिस्टेंस यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का साइन भी देखना होगा। तो आप यहां से मेजर करेंगे तो आप पोल से ही स्टार्ट करना होता है। रूल यही है, कन्वेंशन मतलब परंपरा है, ठीक है। आप अपने रूल बनाओ तो वो लास्ट तक आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बट आंसर फिर थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर आएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन में आपको इसी जो कन्वेंशन जो चले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है सपोज करिए या इमेज है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर गए तो 10 सेंटीमीटर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में गए हम ऐसे, यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो इसके अपोजिट में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर मैं कह रहा हूँ वो 10 नहीं -10 हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, और ऑल द डिस्टेंसेस आर measured from pole, all the distances are measured from pole, ठीक है, all the distances are measured from pole। अब ये जो सेकंड वाला रूल है लेंस के केस में, ये रूल में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मैंने कहा ना ये 3 कन्वेंशन होंगे, अभी 2 बताए मैंने, तीसरा भी बताने जा रहा हूँ। सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है इस केस में। लेंस के केस में लेंस का सेंटर होता है, जिसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये जैसे लेंस है, ठीक है, और यहाँ पोल नहीं होगा, ये बीच में जो पॉइंट होता है इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, बस ये अंतर आ जाता है, बाकी कन्वेंशन वही रहेंगे, ठीक है।
और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, तो ये साइन कन्वेंशन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, अब दोबारा हम आगे नहीं करेंगे, इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि यही सेम चीज है, बस अंतर लेंस का था थोड़ा सा। ये मैंने बता दिया कि पोल की जगह वहां एक वर्ड आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर बीच में जो आता है, ठीक है। और थर्ड वाला और लास्ट पॉइंट ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर मेजर करते हैं, ऊपर मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो दे आर टेकन एज पॉजिटिव, और अगर हम नीचे मेजर करते हैं तो दे आर टेकन एज नेगेटिव। तो डिस्टेंस इज above principal axis, distance is above principal axis are taken as positive, while below are taken as negative। ये काम आता है जब ऑब्जेक्ट या इमेज यहाँ पे बनते हैं, तो जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है इस तरह से, तो इसकी जो हाइट है या जो लेंथ है वो अगर हम लेंगे, ठीक है, हाइट या लेंथ लेंगे, तो वो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, तो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव। और अगर कुछ नीचे है इमेज वगैरह या ऑब्जेक्ट, तो उसे फिर हम नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ये जो लेंथ 5 सेंटीमीटर ये ऐसे रखा हुआ है, तो +5 लेंगे। और अगर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट या इमेज बना है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट नीचे रखा है और सपोज ये 10 सेंटीमीटर आया मान लेते हैं, तो फिर उसको -10 लिखा जाएगा। ये 3 छोटी छोटी बातें हैं, शुरुआत में आसान ही लगती हैं और है भी आसान, बट कुछ बच्चों को मैंने देखा कि इनको साइन कन्वेंशन को लगाने में कंफ्यूजन होता है, वो मेरे पास भी आते हैं कि सर ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसका कोई तरीका बताओ। भैया कोई तरीका है ही नहीं, आप देखिए अभी पढ़ रहे होंगे तो आपको सब चीजें समझ में आ रही होंगी, बाद में फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, ये साइन कन्वेंशन की जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाती है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें साइन कन्वेंशन 3 छोटी छोटी बातें हैं, ये जिस बच्चे ने समझ लिया तो मिरर लेंस वगैरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, वैसे कम रिक्वायरमेंट होता है, हाँ प्रिज्म वगैरह में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये साइन कन्वेंशन मेन है, इसको आपको अगर ध्यान रखना होगा, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, और अभी भी अगर नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो होती है F = R/2 होती है, लेकिन ये फॉर्मूला तब है, ठीक है, दोनों मिरर के लिए। फोकल लेंथ ऑफ मिरर है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों के लिए है, और ये पहला जो फॉर्मूला है अगर रेज कैसी हो, पैरेक्सियल, कैसी रेज हो, पैरेक्सियल। अगर रेज पैरेक्सियल नहीं है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आपको मार्जिनल रेज वाला फॉर्मूला लगाना होगा। और मार्जिनल रेज वाला फॉर्मूला जो होता है वो भी मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है फॉर मार्जिनल रेज। और ये फॉर्मूला होता है F = R1 - 1/2 cos थीटा, ठीक है, F = R1 - 1/2 cos थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, जैसे ये लेंस है, मिरर है सॉरी, और ये ऐसे है, तो यहाँ से एक रे हमने इंसिडेंट की, ये मार्जिनल रेज है,
यानी कि एंगल छोटा तो नहीं है, और ये ऐसे करके ये सेंटर हो गया, ये एंगल आपका थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो एक चीज और नोटिस कर सकते हैं कि अब ये फोकस यहाँ पे आता है, यहाँ पे कहीं होगा फोकस, ठीक है, ये रे पैरेलल आई और ये यहाँ से ऐसे करके पास कर गई, ऐसे गई, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि देखिए नॉर्मल है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओ भी होगा, तो ये रे ऐसे करके आई और ऐसे गई, यहाँ इस पॉइंट पे आके मिल रही है, तो दिस इज फोकस। ये जो पॉइंट है पी, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये तो आप जानते हैं ये आर होता है, और ये जो डिस्टेंस होता है दिस डिस्टेंस इज एफ। तो मार्जिनल रेस के केस में ये डिस्टेंस आएगा, और फर्दर आप इसको एंगल को भी चेक करेंगे तो ये एंगल आपका थीटा ही आएगा। कैसे भैया, ठीक है। अब इसमें आप इसको, सॉरी ये वाला एंगल नहीं, अब जैसे इसमें मैं बता रहा था, इसी में ये मार्जिनल रेज हो गई। अगर यहाँ पैरेक्सियल रेज के लिए हम डायग्राम ड्रॉ करें, तो पैरेक्सियल रेज के लिए भी ये ऐसे आएगा, ये सेंटर है, ये मैंने थोड़ा दूर ही बनाया है, पर आप इसको पैरेक्सियल रेज मान के चलेंगे, और ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। मैं जो बोल रहा था ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है। तो आप इस ट्राइंगल को अगर देखेंगे, देखो इस वाले ट्राइंगल को अगर आप देखोगे, तो आप जानते हैं कि इस वाले ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होता है, तो ये वाला जो एंगल आपका आ जाएगा दैट विल बी 2 थीटा, दैट विल बी 2 थीटा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आएगा, और ये ऐसे आके रेज यहाँ टकराएंगी, ये एंगल आपका थीटा, ये भी थीटा, थोड़ा जगह कम है, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, ये पी हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, ध्यान रखना। देखिए फोकल लेंथ और फोकस दो अलग चीजें हैं। फोकस एक पॉइंट होता है, फोकस एक पॉइंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एफ का, फोकस वो पॉइंट है जहां कोई पैरेलल रे आके, फोकस वो पॉइंट है जहां कोई पैरेलल रे आके और मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस में मिले, ठीक है। पैरेलल बीम आई और वो आके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस में मिल गई, तो ये फोकस हो गया, ठीक है। पैरेलल रे आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस में जहां मिलेगी दैट इज फोकस। ये बात यहाँ पे भी सही है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होता है फोकस और पोल के बीच में, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ होती है, जिसे सेंटीमीटर या मीटर में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस केस में मार्जिनल रेस के केस में ये फॉर्मूला वैलिड है, और आप इसको डिराइव कर सकते हैं, यहाँ से कुछ छोटी सी कैलकुलेशन करके निकाल भी सकते हो आप इसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज और आप देखिए कि ये अगर cos थीटा में थीटा की वैल्यू अगर हमने 60 कर दी, तो 60 अगर रखेंगे cos 60 हाफ हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 - 1 फोकल लेंथ 0 हो जाएगी। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने 60 के एंगल पर अगर यहाँ से इंसिडेंट किया, 60 के एंगल से इंसिडेंट किया, तो यहाँ से टकराने के बाद वो यहाँ पोल पे जाके मिल जाएगी, क्योंकि ये एफ और पी मर्ज करके तभी तो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे ये एंगल 60 अगर आप करोगे तो फोकल लेंथ 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से नॉर्मल से 60 के एंगल पे इंसिडेंट करोगे तो यहाँ पोल पे जाके मिल जाएगी। तो इसमें 60 से बड़ा एंगल आप रखेंगे नहीं, और रखेंगे तो फोकल लेंथ आपको 0 या फिर उसके बाद नेगेटिव आने लगेगी, तो नेगेटिव मीनिंगफुल नहीं होगा, आप समझ रहे ना। तो वैसे भी हमें वो पढ़ना नहीं है, हम ये वाले फॉर्मूले से डील करने वाले आगे पैरेक्सियल रेज के लिए, और यही आगे हम लेंस के केस में भी देखेंगे। इवन जो मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u वाला फॉर्मूला है, वो भी पैरेक्सियल रेज के लिए वैलिड है, मार्जिनल रेज के लिए वैलिड नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं, नो मैटर, एक चीज ध्यान से सुनना, नो मैटर कि कितनी भी पैरेक्सियल रेज आप इंसिडेंट कराओ, एंगल थीटा अगर छोटा है तो ऑल द रेज आर गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट, क्योंकि दिस फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, दिस फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। लेकिन अगर मार्जिनल रेज है तो आप देखेंगे मार्जिनल रेज थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सपोज करिए यहाँ पे मैंने 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 1.25 डिग्री, ठीक है, 1.75 डिग्री, 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 2.25 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे एंगल पे डिफरेंट डिफरेंट पैरेक्सियल रेज डाली, वो सब एक जगह आके मिलेंगी। मार्जिनल में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि एंगल थीटा 45 रख रहे हैं, 30 रख रहे हैं, 60 रख रहे हैं, या और भी कम एंगल रख रहे हैं, तो आप डिफरेंट एंगल रखेंगे, फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी, इसीलिए रेजेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज होने वाली है। मार्जिनल रेज में एंगल अलग आएगा, ठीक है। तो यहीं से वो स्फेरिकल एवरेशन होता है। स्फेरिकल एवरेशन में क्या होता है कि रेज, काफी सारी रेज अगर हम डाल दें तो वो अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी,
क्योंकि अलग अलग एंगल के लिए फोकल लेंथ अलग अलग आएगी। आप देख सकते हैं इस केस में जो फोकल लेंथ है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड कर रही है, यहां पर नहीं। ठीक है, बस एंगल छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटे में एक ले लो, सवा ले लो, ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल है। जैसे यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूं, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, और इस प्रिंसिपल एक्सेस में आपने यहां से ये एक रे, ये दो, ये तीन, ऐसे करके, तो और ये सभी रे एक पॉइंट पे, ये मान लो ये फोकस है, तो सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद यहीं आके मिलने वाली है, इसी पॉइंट पे आके मिलने वाली है। दिस इज फोकस। ठीक है, ये सभी जो रेज है ऑल ऑफ दीज आर पैरेक्सियल। ठीक है, नीचे से भी आप शो कर सकते हैं, थोड़ा सा फिगर को आप जूम करके भी देख लेना अगर जूम होता हो तो। अब अगर ये मार्जिनल रेज होती तो मार्जिनल रेज को मुझे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इंसिडेंट कराना होगा, ये मार्जिनल रेज है। ठीक है, और ये सेंटर हो गया आपका। ठीक है, अब ये सेंटर हो गया, तो ये एक रे यहाँ आके मिली, तो इस वाली रे के लिए लेट ये रे 1 है, और ये सभी जो मैंने बनाई है ये मार्जिनल रेज है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे आएगी और ये यहाँ कन्वर्ज मैंने करा दी, ये एंगल आ गया, और ये वाली के लिए ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं, तो एंगल बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो बड़े एंगल पे ये होगी तो वो यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी वाली, ये सेकंड वाली हो गई, ये तीसरी वाली रे है, तो तीसरी वाली के लिए आप देखोगे ये नॉर्मल हो गया, एंगल और बड़ा हो गया, तो ये और यहाँ कन्वर्ट होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर, और तीसरी यहाँ पर, तो तीन अलग अलग पॉइंट पे तीन रेज कन्वर्ज हो रही हैं। ऐसा ही वास्तव में होता है। ठीक है, ये तीन, और ये तीन पैरेक्सियल रेज है, ऑल आर कन्वर्ज एट दिस पॉइंट, तो सबके लिए फोकस सेम है, बट इसके लिए फोकस आप देख रहे हैं, ये जो फोकस आएंगे F1 F2 कैपिटल में मुझे लिखने चाहिए। ठीक है, ये पोल है, तो इसके लिए तो F, ये क्या आएगा, फोकल लेंथ सेम इस केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये F1 पहली रे का फोकस, फिर ये दूसरी रे के लिए फोकस, और ये तीसरी रे के लिए फोकस, तो जो फोकल लेंथ आएगी ये तीनों के केस में, ये डिस्टेंस जैसे मैंने कहा ये पोल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये F1 आएगा इसके लिए। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, ये F3 आएगा, ऐसे लिखता हूं इधर से, ये F2 आएगा, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो F1 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, फोकल लेंथ डिफरेंट, क्योंकि वो एंगल पर डिपेंड करेगी। एंड दिस गिव राइज टू स्फेरिकल एवरेशन। ठीक है, दिस गिव राइज टू स्फेरिकल एवरेशन, यानी होगा क्या कि इमेज जो है वो फैल जाएगी, यहां से लेके यहां तक कई सारी इमेजेस दिखाई देंगी, इसी को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एवरेशन कहते हैं। पैरेक्सियल रेज में ऐसा नहीं था। आई होप कि आपको ये पढ़ा तो होगा, लेकिन स्फेरिकल एवरेशन होता क्या है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कई सारी इमेजेस बनती हैं, इसी को हम स्फेरिकल एवरेशन कहते हैं। अब इसको कम करने का तरीका क्या है कि ये वाला मिरर का पार्ट ही गायब कर दो, इतना पार्ट है, जैसे यहाँ से ऊपर मार्जिनल रेज है सपोज, नीचे पैरेक्सियल थी, तो इस वाले एरिया को हटा ही दो, और अगर नहीं हटा पा रहे हो तो पेंट कर दो, या पेपर वगैरह चिपका दो बाहरी पार्ट पे। मैंने एक ही साइड दिखाई है मिरर की, उस पर पेपर वगैरह चिपका सकते हैं। या एक तरीका फिर यह है कि मिरर को स्फेरिकल ना लेके उसको फिर हम पैराबोलॉइड लेते हैं, पैराबोलॉइड या पैराबोलिक भी बोल सकते हो, चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर चाहें तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें आप इसको ध्यान रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मार्जिनल रेंज, मार्जिनल रेंज
are focused at different points, thus form a blurred image. ठीक है, blurred image. This defect is called spherical aberration. इस डिफेक्ट को स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं, ठीक है, एंड कैन बी रिमूव्ड इन मिरर, कैन बी रिमूव्ड इन मिरर, ठीक है, मिरर में इसको रिमूव किया जा सकता है बाई, कैन बी रिमूव्ड इन मिरर बाई, पहला लिमिटिंग द एरिया ऑफ अपर्चर, मैंने आपको बताया एरिया ऑफ अपर्चर को कैसे लिमिट कर सकते हैं, या तो मिरर ही छोटा लो, ज्यादा बड़ा अपर्चर लो ही मत के उसमें मार्जिनल रे आ पाए, या अगर बड़ा ले ही लिया है तो उसके बाहरी साइड को पेंट कर दो या पेपर चिपका दो, तो वो लिमिटिंग कैसे हो गया। और दूसरा, ठीक है, बाई टेकिंग अ पैराबोलिक मिरर, पहला पैराबोलिक मिरर, ठीक है, एज टेकन फॉर रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च के पीछे जो रिफ्लेक्टर होता है बल्ब में शाइनिंग टाइप का, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च और हेडलैम्प ऑफ कार्स एंड बाइक्स, ठीक है, उनकी जो हेडलैम्प होती है उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं इसका भी, पैराबोलिक अगर मिरर होता है या पैराबोलॉइड बोलो तो ज्यादा अच्छा है, और जो मेडिकल वाले बच्चे हैं वो ज्यादा ना समझ पाए तो पैराबोला का तो आइडिया है, तो पैराबोला जैसा दिखेगा इस तरह का, ठीक है, और अगर इसको 3D में रोटेट कर दोगे, अगर 3D में ऐसी इसी को जब रोटेट कर दोगे जो 3D सरफेस जनरेट होता है उस सरफेस को हम पैराबोलॉइड कहते हैं, ठीक है। तो ये पैराबोलिक मिरर हो गया, पैराबोलिक या पैराबोलॉइड। तो यहां से अगर कोई पैरेलल बीम आएगी, ध्यान रखना आएगी, तो वो कन्वर्ज हो जाएगी एक पॉइंट पर, भले ही मार्जिनल रेंज हो बड़ी हो, ठीक है, तो ये इसका फोकस होगा, ठीक। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है, तो ये बल्ब जो होता है वो यहाँ अगर हम लगा देते हैं इस जगह पे, टॉर्च का बल्ब या हेडलैम्प का बल्ब यहाँ लगा देंगे तो यहाँ से लाइट एक तो डायरेक्ट सामने आएगी, और जो पीछे जाएगी वो यहाँ से टकराने के बाद एक पैरेलल बीम देगी, तो ये एक तरीका हो सकता है। ये मैंने बताया और लिखा है इसीलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, तो ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आगे मैं बता रहा हूं, ऑल द मिरर एंड लेंसेस या लेंस फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग to discuss are valid for paraxial rays only। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो सब paraxial rays के लिए वैलिड है, वहां ये सोचना भी मत कि सर ये किसके लिए है, अगर होगा ना मार्जिनल के लिए तो क्वेश्चन में कहेगा, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर कभी मिलेगा तो वो इस टाइप का मिल सकता है जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह का आ जाएगा, ये एक मिरर है और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r दे रखी है आपको, ठीक है, और इसमें यहाँ एक रे आके इंसिडेंट कराई, ये सेंटर है और ये एंगल सपोज करो 30 दे दिया मान लेते हैं, तो आपसे फोकल लेंथ पूछ लेगा इस केस में, तो कोई दिक्कत नहीं, फोकल लेंथ ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, फोकल लेंथ पूछेगा तो ये फोकस है, तो ये तो पक्का है कि यार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ओबे होगा ही होगा, ये एंगल 30 भी होगा, ये आके यहाँ मिलेगी, तो दिस डिस्टेंस f यू हैव टू फाइंड आउट, फोकल लेंथ ये पोल है। तो कुछ मत करो, अभी मैंने फॉर्मूला बताया r 1 - 1/2 cos थीटा। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको बहुत जगह मिल जाएगा, इसका डेरिवेशन भी मिल जाएगा,
आपको अगर हार्दिक इच्छा हो कि ये कैसे आया तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ज्योमेट्री लगानी, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 2 थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस आर है यहाँ से, और ये वाला डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लोगे। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो आप वेक्टर का यूज कर लो या ट्राइंगल का लॉ वो जो है फॉर्मूला लगा के ये सी एफ का डिस्टेंस आराम से निकाल पाओगे। ये निकाल लोगे, टोटल डिस्टेंस आर है, उसमें से माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा हाई फाई नहीं है कि जैसे आप नहीं कर सकते, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये वाला निकाल लेना ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में, क्योंकि देखो इसमें ये वाली जो साइड है आपकी, ये आर आपको पता है, ये थीटा है, ये थीटा, तो ये निकल आएगा वहां से। ठीक है, ये निकाल लेना। और एक और चीज यहाँ पे बता दूं, ये थीटा और ये थीटा है, तो इसके आमने सामने का, यानी ये वाली साइड और इसके सामने की ये वाली साइड, तो ये x मान लो और ये भी x मान लो, क्योंकि बराबर हो गई ना, तो ये x है, ये x है, ये r है, तो अब तो निकाल ही लोगे। ठीक है, वेक्टर का यूज कर लो चाहो तो, ये बाहर का एंगल 2 थीटा हो जाएगा, सॉल्व करिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x की, r में से माइनस कर देना, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसा बड़ा नहीं है, पर हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें सीधे वैल्यू आप रखो, r 1 माइनस 1/2 cos 30 cos 30, तो ये आपका 1 माइनस 2 से 2 चला जाएगा, 1 माइनस 1/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अगर कभी आता है, मिल जाएंगे आपको ऐसे क्वेश्चन भी, तो आप उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर करते जाया करो, साथ साथ स्क्रीनशॉट, क्योंकि आप में से कई बच्चों को चिंता ये है कि सर हमारा कोर्स कब होगा। भैया कोर्स रह कहाँ गया यार तुम्हारा, यही तो कोर्स रह गया जिन बच्चों को करना है। ठीक है, सारा अच्छे से तो कराया, इतना अच्छे से कराया, डिटेल में कराया। ठीक है, आपके डाउट भी प्रॉपर मैं रेस्पॉन्स देता हूँ डेली। आप बच्चे मोस्टली, अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा, मैंने पहले भी कहा है कि आपको लगता होगा सर ने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, मिल तो जाता है ना शाम तक, क्योंकि डेली 60-70 क्वेश्चन कम से कम डाउट के आ जाते हैं। आप देखिए 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करने में यार टाइम तो लगता ही है, और नॉर्मली हम 2 से 3 क्वेश्चन, और मैं लिखता हूँ, फोटो खींचता हूँ, फिर व्हाट्सएप करता हूँ आपको। ठीक है, तो 67 2 से 2.5 मिनट नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़ के समझ के करना है। अच्छा, मुझे लिखना इस तरह से भी पड़ता है कि आपको समझ में आए, मैं रफ में लिख के भेज दूं, तो कई बार आप देखते हो मैं क्वेश्चन भेजता हूं तो उसमें एक्सप्लेन भी कर देता हूं, हिंदी भी लिख देता हूं। हिंदी मेरे ख्याल से सबको आती होगी शायद, इंग्लिश तो आती है आप लोगों को, तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कभी कभी हिंदी में भी लिख देता हूँ, तो वो इसीलिए कि आपको समझ में आ जाए। तो अब वो मुझे प्रॉपर सोचना पड़ता है आपको समझाने के लिए, क्योंकि सामने तो हो नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हो। ठीक है, तो 2-2.5 मिनट भी अगर आप मान लो 60 क्वेश्चन अगर हम लेके चलेंगे तो भी अच्छा खासा टाइम उसमें चला जाता है हमारा। ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि क्योंकि मेरी क्लास वगैरह भी रहती है, सुबह भी अभी आपके बाद भी क्लास है, फिर शाम को भी क्लास है, तो बाकी बच्चों के भी डाउट नॉर्मली पर डे इतने डाउट आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब कोशिश करिए, खूब डाउट पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमी मैंने देखा है कई बच्चे क्या है, दूसरे कोचिंग के बच्चे हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनके भी क्वेश्चन फॉरवर्ड करते हैं, मत करिए यार, आपको आपका टाइम फिर किल होगा, क्या फायदा। हो सकता है आपने पूछा यही कोई दूसरा बच्चा भी कर रहा होगा, आपका क्वेश्चन वेटिंग में पड़ा होगा। अब मैं टाइम दे रहा हूँ वो आपके लिए दे रहा हूँ ना, दूसरों के लिए क्यों दे रहा हूँ, और व्हाई आर यू सपोर्टिंग एनीवन एल्स। ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए, बीइंग ए टीचर मुझे ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कंपटीशन के दौर में ये भी है कि अगर आप किसी को दूसरे को पुश करोगे तो कहीं, ये मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, बीइंग ए टीचर ऐसा कहना नहीं चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, लेकिन हेल्प में ये ना हो कि आपका कोई कॉम्पिटिटर ही है और वो आपको पुश कर दे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है आपके उसके बीच में, तो ऐसा होता है। और मैंने कई सारे बच्चे देखे हैं कि एक 2 बच्चियां पहले पढ़ती थी और बहुत क्लोज फ्रेंड थी, एक बच्ची की रैंक आई 1600 समथिंग, मेडिकल की बता रहा हूँ, 1600, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, दोनों बिल्कुल जो एग्जाम होते थे, टेस्ट होते थे, उनमें दोनों के मार्क्स बहुत क्लोज आते थे, लेकिन हुआ क्या, एग्जाम में, नीट के एग्जाम में एक की रैंक आई 1600 के आसपास और एक की रैंक करीब 3000 के आसपास आई। तो हो जाता है, दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो टाइम मेरा अभी क्या है कि अगर आप दूसरों के डाउट मुझसे पूछोगे तो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए टाइम कम पड़ेगा, मेरी बात को अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, मैंने आपको कभी भी किसी भी बच्चे ने हेल्प मांगी है किसी भी तरह की, क्वेश्चन से लेके डाउट से लेके, आपने फोन किया होगा, मैसेज किया होगा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जिस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी भी वीडियो वगैरह के लिए भी कई बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मेमोरी फुल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन ये सेव नहीं हो पा रहा है। अब जब तक सेव नहीं होगा तो वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो मैं आपको रॉ में भेज भी दूंगा, तो आप उसको चला के
चला ही नहीं सकते। आप अगर कोई मांगे कि सर हमें रॉ फॉर्म में भेज दो, मैं भेज देता हूँ, आप मेल अपनी आईडी शेयर करो, भेज देता हूँ और तुम चला के दिखा देना। फाइल जूम में जो फाइल बनती है, पहली जो फाइल बनती है वो बाद में कन्वर्ट होती है, सेव होती है, और सेव होने में 2 से 3 मिनट कन्वर्ट करी जाती है फॉर्मेट में। और अगर रॉ फॉर्म में मेरे पास पड़ी है, हालांकि ये जूम की एक लाइब्रेरी टाइप की होती है, उस लाइब्रेरी में रॉ फाइल सेव्ड है। जैसे ही मेमोरी अरेंज होगी, थोड़ा सा क्या मार्केट में जा नहीं सकता या रिस्क में नहीं डाल सकता अपने आप को, ठीक है। अब मुझे या तो ये है कि कहीं जूम वगैरह, उससे जूम कह रहा हूँ, अमेजोन वगैरह से हार्ड डिस्क वगैरह अरेंज करनी पड़ेगी, गूगल ड्राइव फुल है, कहीं सेव नहीं हो रहा है। और एक दिन का वीडियो नॉर्मली 1 GB के ऊपर जा रहा है, क्योंकि अभी आप देखो, पहले मैं जो पढ़ा रहा था लास्ट ईयर, जो बच्चे पढ़े थे, तो मैं लैपटॉप पे पढ़ाता था, तो वो वीडियो का साइज हार्डली 150-200 MB का होता था। अभी साइज 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास का 1 GB से ऊपर जाता है, 1 GB से ऊपर जा रहा है। आप देखिए, मैं अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ, मेरा फेस देख रहे हैं, वीडियो वैसे। और लैपटॉप पे पढ़ाता था, जब लिखता था, तो वो कई बच्चों को मैंने पहले मांगा होगा, उनको दिया भी होगा, तो हार्डली 150 से 200 MB से ज्यादा वीडियो नहीं होता था, लंबी क्लास भी होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो वीडियो अब 1 GB 1.5 GB पे जाके पहुंच रहा है, पहले वो जो वीडियो था वो 150-200 MB पे जाके सेव हो जाता था। तो मेमोरी तो यार फुल होगी, और वीडियो भी सेव कर रहा हूँ, मुझे तो कोई ऐसा है नहीं कि मुझे जरूरत पड़ती है, सेव भी आपके लिए कर रहा हूँ, अपलोड भी आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर मुझे वीडियो बहुत अच्छे ही बनाने होते तो मैं प्रॉपर एडिटिंग करके बनाता ना, बढ़िया लाइट वाइट होती, अच्छा कैमरा होता, ये पीछे बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो ये सब भी मैं अच्छे से करता। ये सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, आपका जो मोमेंटम है जिस तरह से पढ़ रहे थे, क्योंकि हम पूरे सेशन बहुत अच्छे से करते हुए आए, और मैं किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो। जिस जोश से आप पढ़ते आए, आप उसी जोश के साथ में पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अभी कोविड की सिचुएशन है, ये ठीक होगी, एग्जाम आपका हो ही जाएगा, पिछली साल भी हो ही गया था, 1 अगस्त को नहीं तो 1 सितंबर को हो जाएगा, ठीक है। जब भी होगा वाट एवर, और जो नीट के अभी जेई के जैसे 2 एग्जाम थे पोस्टपोन हो ही चुके हैं, ठीक है। अभी मई में तो कोई चांस है नहीं होने का, जून में भी चांसेस मुझे तो नहीं लग रहे, मुझे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट भी थोड़ा सा बैक फुट पे, जैसे पिछली साल करा दिया था तो उसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन था। अब प्रॉब्लम तो ये है ना, इंडिया में सभी तरह के लोगों के व्यूज मिलते हैं, एग्जाम कराओ तो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल कर देंगे कि गवर्नमेंट जो है सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रही, और ना कराओ तो दिक्कत है। अभी आपने देखा होगा केरल में एक किसी टीचर ने एक कोर्ट में केस डाल दिया है कि बोर्ड के एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। ये बात सच है कि बोर्ड के 12th के एग्जाम के बेसिस पे हमको बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, लेकिन आप सोचिए कि वो एडमिशन क्या आपकी लाइफ से भी इंपॉर्टेंट है? जो बच्चे 12th के एग्जाम दे रहे हैं, क्या अभी 10th के बच्चों को पास नहीं किया गया, 10th के बच्चों का भी तो एक मार्किंग की गई है ना, उनको अभी ऑर्डर आया, तो 12th के बच्चों को भी ऐसे किया जा सकता है कि स्कूल से मार्कशीट, वो जो मार्क्स बना के भेज दिए जाए, बोर्ड उसको प्रिंट करके दे दे। अब आप सोचिए वो बच्चा मार्च से वेट कर रहा है, अप्रैल गया, मई गया, जून भी जाएगा, 100% जून जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जून में बच्चों को गवर्नमेंट ऐसा कर देगी कि जाओ कोरोना इफेक्टिव पॉजिटिव होके आ जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना, कोई गार्जियन भी नहीं चाहेगा। और आप यकीन मानिए अगर कर दिया ना तो जनता सड़कों पे आ जाएगी, गार्जियन सड़कों पे आ जाएंगे। और कुछ ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं कैंसिल नहीं करना है, बोर्ड का एग्जाम कराएं। तो भैया आप उसका तरीका बताओ, ऑब्जेक्टिव जैसे हम घर पे बैठे करा रहे हैं वही तरीका है, तो वो कौन सा फेयर हो जाएगा? अब घर पे बच्चा बैठ के देगा तो इतना तो है नहीं ईमानदार बच्चा कि वो बिना किताब को खोले, हर बच्चा थोड़ा सा अनफेयर तो हो ही जाएगा। यार एग्जाम घर पे बैठ के दे रहा है, ऑब्जेक्टिव कॉपी को अब 10 लाख 15 लाख बच्चा 20 लाख बच्चा बोर्ड का एग्जाम देगा, तो क्या हर किसी के घर में कैमरा लगा के आप मॉनिटर कर पाओगे? कैमरा नहीं भी लगाओगे, मोबाइल का कैमरा या जो भी कैमरा लगा के क्या 10-20 लाख बच्चों को आप ऑब्जर्व कर लोगे कौन चीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? और आज की डेट में किसी भी बच्चे को, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, 20 क्वेश्चन का हो गया है, 20 क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, तो एटलीस्ट वो बच्चा तो चीट कर ही लेगा, क्योंकि एग्जाम का मतलब एक फेयर होना चाहिए। स्कूल में तो यही होता है, घर पे तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हो तो बात अलग है, उसने सोच लिया कि मैं तो एग्जाम ऐसे ही दूंगा, ऑनेस्टली दूंगा, चाहे फेल हो जाऊं या कुछ भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोविड की सिचुएशन है, आप अपना तैयारी जारी रखिए, एग्जाम कब होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, है ना। डेट्स भी अभी अभी जेई मेन वगैरह की भी जो टेस्ट वगैरह की मैंने शेड्यूल आपको भेजा था, वो इसीलिए मैंने रोक के रखा है, टेस्ट पेपर बने हुए हैं। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम वगैरह भी और जो टेस्ट होने थे उनको ऑनलाइन फॉर्मेट में जो रह गए उनको भी धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स तो आपका हो ही जाएगा, बाकी सारे टॉपिक हो ही गए। अभी लास्ट टेस्ट मेरे ख्याल से शायद ग्रेविटेशन वगैरह का फ्लूइड का होना था, क्यों भाई? लास्ट टेस्ट आपका जो अनाउंस था वो कौन सा था?
ऑफलाइन में ही होना था, पर वो उसके बाद तो हुआ ही नहीं है। लास्ट टेस्ट मैंने क्या सिलेबस अनाउंस किया था, याद है किसी को? थर्मोडायनामिक्स और ग्रेविटेशन। फ्लूइड भी था क्या उसमें? यस सर, फ्लूइड मैकेनिक्स भी था। फ्लूइड मैकेनिक्स भी था ना, फ्लूइड इलास्टिसिटी वगैरह शायद रखा होगा, और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि ये चल रहा था और थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन कम हुआ तो वो थोड़ा सा क्लास भी कम ड्यूरेशन की हो रही थी, तो कोर्स भी थोड़ा सा हमारा आगे खिंच गया। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी 2.5 घंटे क्लास हो रही होती तो अब तक तो खत्म हो गया होता आपका टेस्ट सीरीज, और मैंने तो जानबूझ के थोड़ा डिले कर दिया क्योंकि इस बहाने थोड़ा सा आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। नहीं तो होता क्या है कि घर पे फिर अपने टाइम से कभी सो रहे हैं 4 घंटे दिन में सो रहे हैं, 6 घंटे रात को सो रहे हैं, 10 घंटे, तो वो एक कहीं ना कहीं आपका एक शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। तो टेस्ट वगैरह सब बने ही हुए हैं लगभग, ऑलमोस्ट एक आध टेस्ट और मेरा रह गया जो बनाना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम चाहेंगे टेस्ट का शेड्यूल जो मैंने दिया उसमें केवल डेट चेंज होंगी, आपकी नई डेट मैं दे दूंगा। बाकी टेस्ट में जो मैंने बताया है कि इस वाले टेस्ट में ये आएगा सिलेबस, वो मैंने ऑलरेडी भेज दिया, अपडेट करके भी भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी जो टेस्ट होना था उसका सिलेबस वही रहेगा, अगले वाले का भी वही रहेगा, केवल डेट में थोड़ा सा शेड्यूल कर दूंगा। और मैं वेट इसीलिए कर रहा था कि कोई डेट वगैरह थोड़ा सा पता लगती हमें एग्जाम वगैरह की, तो उस हिसाब से मैं शेड्यूल कर लेता। क्योंकि मालूम पड़ा कि हमने सारे टेस्ट करा दिए जून में ही खत्म, और मालूम पड़ा कि 2 महीने के बाद एग्जाम हो रहा है, फिर उसके लिए और फिर से आप या तो खाली बैठे रहो या फिर मैं कुछ टेस्ट बना के दूं। तो उसी में ये है कि जो टेस्ट हमारा ड्यूरेशन 1 वीक का होता, तो अगर जल्दी होगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा लेंगे, और अगर देर से होगा तो थोड़ा सा वो 2 दिन की बजाय 4 दिन या 6 दिन का आप गैप कर सकते हैं, आपको भी प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए खैर, एनीवे जो भी होगा देखा जाएगा, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, कल के लिए आज को ना होना, आज ये ना कल आएगा, तो मेहनत करते रहिए और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए बाहर मत निकलो। कुछ बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो अपना ध्यान रखिए, सेहत सबसे बढ़ के, और बच्चों पे असर हो रहा है इस समय, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, और मैं तो खुद इससे उभर के आया हूं। तो आज की डेट में भी ये मानिए कि वीकनेस रहती है, बॉडी में वीकनेस 2-2, 3-3 महीने तक रहती है, उससे रिकवर होने में टाइम लगता है। तो अगर आप बीमार पड़े, स्टूडेंट हैं, बीमार पड़े, तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट हो जाएगी। तो आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, पढ़ाई घर पे रहें, पढ़ाई करें, वहीं से आप कोशिश करिए। बाकी मेरे से जो बन पड़ेगा मैं कोशिश कर ही रहा हूँ आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो वीडियो भी अपलोड करूंगा मैं, थोड़ा सा 2-4 दिन का टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि मेमोरी वगैरह का सेटअप करना है, क्योंकि पुराने वीडियो अगर मैंने डिलीट कर दिए तो फिर दिक्कत आएगी, क्योंकि पुराने वीडियो डिलीट कर दूंगा, नए अपलोड करूंगा तो पुराने चले जाएंगे। तो मैं कर दूंगा, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में अभी भी जूम वाले उसमें अकाउंट में सेव्ड है मेरे वीडियो, और वो जल्दी ही प्रोसेस करके मैं उसको अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए हम आते हैं इसके बाद, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, ऑल द मिरर एंड लेंस फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस आर वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। तो अब इसमें फॉर्मूले पर आते हैं, और ये जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया F = R/2, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को हम, एक तो ये फॉर्मूला हो गया फोकल लेंथ का, यही हमें यूज करना है, और यहाँ पर F and R must be used with sign, इसमें भी साइन कन्वेंशन लगाएंगे। और साइन कन्वेंशन जब लगाते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए F और R ये हमेशा पॉजिटिव आएंगी, और कॉनकेव मिरर के लिए F and R ये नेगेटिव आएंगे। ठीक है, F and R ये नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से, जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने कहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर ये है। ठीक है, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, कॉन्वेक्स के लिए पॉलिश ऐसे करनी पड़ेगी। अब इसका सेंटर भैया यहाँ पे होगा, फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, और रेज आप सामने से इंसिडेंट करोगे, इंसिडेंट तो सामने से होंगी, पीछे से अगर इंसिडेंट कर दी तो कोई मतलब नहीं है, इंसिडेंट यहीं से होंगी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है पीछे, क्योंकि यहाँ से रे जाएंगे, ऐसे लौटेंगे, तो ऐसे कहीं फोकस ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं पीछे से कभी रे इंसिडेंट नहीं होती।
तो ये जो रे इंसिडेंट हमने करी है, तो ये डायरेक्शन आपका हो गया क्या, पॉजिटिव। और मैंने कहा है कि सारे डिस्टेंस जो हम नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, पोल से। और पोल से जब हम मेजर करेंगे तो हम ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में, हम ऐसे जाएंगे इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं एफ का डायरेक्शन और आर का, ये पोल से जब मेजर करेंगे तो इसके पैरेलल, इस वाले डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के, तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कॉनकेव मिरर में ये पोल है आपका, ये सेंटर है, ये फोकस है। ठीक है, अब रे यहाँ सामने से इंसिडेंट करी, ये डायरेक्शन तो भैया पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये इसके लिए लिखा है, रे के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया। और थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। अब जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पोल से। तो यहाँ से पोल से ऐसे आएंगे हम, और पोल से ऐसे आएंगे, तो ये एफ हो गया और ये आर हो गया। तो एफ को साइन के साथ, आर को साइन के साथ रखेंगे तो साइन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। और हमेशा के लिए है ये, आप इसको याद भी रख सकते हो। इसमें ये तो मैंने अभी करके दिखा दिया है कैसे नेगेटिव पॉजिटिव आता है, करके दिखा दिया है, लेकिन आगे के लिए ये हमेशा ध्यान रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे मिरर फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हम डिराइव नहीं करेंगे, बोर्ड में इसको डिराइव किया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, आपको जरूरत नहीं है। तो मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ कॉनकेव मिरर की। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे रे गई और ये रे जाके यहाँ पे आके मिल गई, ये बीच में कहीं सपोज करिए ये सेंटर है। ठीक है, और ये यहाँ रे आके मिली तो ये इसकी इमेज बन गई। अब इसमें इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, तो दिस डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है ये u लिखा जाता है, ये जो डिस्टेंस है इसे v लिखा जाता है, और सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे r लिखा जाता है। तो यहाँ जो फॉर्मूला आता है वो 2/r इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये निकल के आता है। ठीक है, और आप जानते ही हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो 2/r की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे ये, तो 2/r इज इक्वल टू 1/f, तो ये आ जाएगा आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है। अब इसमें ये फॉर्मूला या ये वाले फॉर्मूले को किसी को भी आप एक यूज करो, लेकिन इसको यूज करते समय आपको एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो r है, v है और u है या f है, इनको साइन के साथ ही रखना है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। अब आपने कहा कि सर हम ऑलरेडी जब ये डिराइव करते हैं, एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब हम ये डेरिवेशन करते हैं तो ऑलरेडी हम साइन कन्वेंशन उसमें पहले ही यूज कर चुके होते हैं, तो फिर अब इसमें दोबारा क्यों? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर केस लेके करते हैं। जैसे ये फिगर मैंने बनाया, तो मैंने ये फिगर बनाया किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, तो उसके केस में ये फिगर हमने बना के ये डिराइव किया। अब कॉन्वेक्स में भी यूज करना हो या किसी में भी, तो हर बार जब भी हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे तो उसमें साइन कन्वेंशन हम जरूर लेंगे। जैसे मैंने आर और एफ का तो बता ही दिया, इसमें सूचना नहीं है, जैसा मिरर होगा। और यू और वी का हम डिसाइड करेंगे फिलहाल इस पिक्चर के हिसाब से, इस पिक्चर के हिसाब से जो फिगर आप सामने देख रहे हैं, तो आप पोल से जब डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पोल ये है, और यहाँ से अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वी का साइन फिलहाल के हिसाब से, ये सामने इमेज बन रही है तो ये v का साइन नेगेटिव आएगा, और ये ऑब्जेक्ट भी सामने ही है तो ये s इस डायरेक्शन है, u का साइन भी नेगेटिव आएगा फिलहाल। लेकिन हो सकता है पीछे बन जाए, तो पीछे बनेगा तो यहाँ से ऐसे करके मेजर करेंगे तो इधर अगर आएगा तो वो डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर पीछे होता है, वर्चुअल होगा वो, मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ध्यान रखना फिर से मैं बता रहा हूँ, मिरर के पीछे कुछ भी हो, मिरर के पीछे कुछ भी हो वर्चुअल ही होगा, और मिरर के सामने कुछ भी हो रियल ही होगा, बी इट ऑब्जेक्ट बी इट इमेज। सामने होगा तो एक्चुअल में छू सकते हो आप, मिरर के पीछे कुछ होता नहीं, केवल होने का आभास होता है, होने का आभास होता नहीं है कुछ भी, तो वो वर्चुअल होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इमेज हो। लेकिन पीछे और सामने जो होगा उसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट विल बी रियल बी इट ऑब्जेक्ट बी इट इमेज। फिलहाल जो पिक्चर मैंने बनाई सामने, इमेज जो ये है, इमेज और ऑब्जेक्ट ये दोनों कैसे हैं, रियल है। तो आप एक चीज आगे के लिए ध्यान रख सकते हो, मिरर के केस में चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ठीक है, अगर मिरर के सामने है, अगर मिरर के सामने का मतलब जो रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है उसे सामने कहा जाता है, पीछे जो पॉलिश है वो बैक साइड होती है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब इसमें तो ये आपका ये वाला पार्ट है, ये आ गया। अब इसमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। तो फ्रंट में अगर कोई चीज होगी तो उसका साइन हमेशा ध्यान रखना,
कोई सा भी मिरर हो, फ्रंट में जो होगा, सामने जो होगा, उसके साइन नेगेटिव ही आते हैं, और मिरर के पीछे अगर कुछ भी होता है तो उसके साइन पॉजिटिव ही आते हैं। ये आप करके भी देख सकते हो या याद रख सकते हो। जैसे ये हमेशा वैलिड है कि ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए जैसे ये है ना, वैसे ही ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर सामने होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट है, इमेज है, जो भी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा, सॉरी, सामने रियल होते हैं, और पीछे वाले वर्चुअल होते हैं, उसका साइन नेगेटिव ही आएगा। फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, आर एफ वी एंड यू मस्ट बी टेकन विथ साइन। ठीक है, आर एफ वी एंड यू मस्ट बी टेकन विथ साइन। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। और ये फॉर्मूला वैलिड कब है? मार्जिनल रेज के लिए पहले लिख दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर रिमाइंड, सॉरी मार्जिनल नहीं, गलत बोल गया, पैरेक्सियल रेज के लिए, वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज। अब आपने कहा कि अगर मार्जिनल के लिए होगा तो क्या पूछेगा? नहीं, वो फॉर्मूला यही पूछेगा। हाँ, अगर इसमें क्वेश्चन आ गया तो ऐसे कर देगा कि मिरर का ये फॉर्मूला है एंड इट इज वैलिड फॉर, ऑब्जेक्टिव बना देगा 4, पैरेक्सियल रेज, मार्जिनल रेज, बोथ और नन। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो सही होगा पैरेक्सियल के लिए। मार्जिनल के रेज के लिए अलग अलग, मैंने बताया ना, फोकल लेंथ अलग अलग आने वाली है। ठीक है, तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे और पूछेगा भी नहीं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेक्सियल रेज क्या होती है, मार्जिनल क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला जो है ये किस केस में एप्लीकेबल है, तो केवल पैरेक्सियल के लिए। वहां आपको सोचना भी नहीं है क्वेश्चन में कि सर लिखा तो आया नहीं, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यही करना है। जब लिखा नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या पैरेक्सियल रेज मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कोई सा भी केस बने, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें अगर ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर रियल। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, तो यू एंड वी ये दोनों के साइन कैसे आएंगे? नेगेटिव, सामने होंगे, ऑब्जेक्ट और इमेज सामने बनेंगे तो रियल बनेंगे, तो इनके साइन कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे, सामने बनेंगे तो। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर वर्चुअल, अब देखिए ऐसा मत समझ लेना, ऐसा मत समझ लेना कि ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज भी रियल होगी, ऐसा नहीं कहा है मैंने, मैं उन दोनों को एक साथ लिख दिया बस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज भी वर्चुअल होगी, ऐसा भी मैंने नहीं कहा है। रियल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है, वो सिचुएशन वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, क्या सिचुएशन बनती है वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यू और वी का जो साइन आएगा, यू और वी का साइन कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो रियल जो होंगे वो इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर ऐसे आप पहचान सकते हो। ठीक है, और वर्चुअल जो होगा वो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये इसके लिए लिखा है मैंने, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तो ऊपर लिख दिया है बिहाइंड द मिरर, तो यू और वी का साइन पॉजिटिव आएगा उस केस में। ठीक है, फिर भी साइन कन्वेंशन आप फॉलो करेंगे। अब इसके अलावा इसमें जो केसेस बनते हैं वो केसेस बनते हैं मैग्निफिकेशन के। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कई तरह के होते हैं, मेनली इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर लीनियर के अलावा सुपरफेशियल या एरिया मैग्निफिकेशन भी केस बन सकता है, बट उसमें क्वेश्चन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, बता दूंगा कैसे करना होता है। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे एम, अब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अब मैंने वर्ड यूज किया साइज, तो इस साइज का मतलब लेंथ भी हो सकता है, इस साइज का मतलब एरिया भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने वर्ड साइज यूज किया, साइज। अब जैसे ज्यादातर केस में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें कोई लीनियर ऑब्जेक्ट होगा, एक पिन वगैरह होगी, मिरर है और मिरर के सामने एक पिन। पिन कहने का मेरा मतलब है कि केवल लेंथ ही लेंथ है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, उसकी मोटाई कम है। तो ऐसी जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें लीनियर मैग्निफिकेशन आता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो वहां साइज में यहाँ लेंथ आ जाएगी, यहाँ लेंथ आ जाएगी। लेकिन सपोज करिए, अब सपोज करिए ये जैसे मोबाइल है मेरा, मान के चलिए ये मोबाइल हमने रख दिया उसके सामने,
ठीक है, मोबाइल रख दिया मिरर के सामने, तो इसकी हाइट भी है और ये विड्थ भी है, लेंथ भी है और ये भी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी उसमें भी लेंथ और विड्थ आएंगी। तो इन दैट केस आपको फिर वहां पे साइज में एरिया लेना पड़ेगा। ऐसे केसेस भी मैं आगे बताऊंगा, शीट में है। और अगर हम एक रेक्टेंगुलर टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है, ट्रेपेजियम बनेगी, या स्क्वायर टाइप का लेंगे वो भी ट्रेपेजियम बनेगी। तो इमेज का एरिया जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो डिफरेंट आएगा। वहां सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन या एरिया मैग्निफिकेशन हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर टाइप का है, ऐसे ही अगर एक सर्किल हम ले लें, सर्कुलर टाइप का कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ले लें और उसका अगर हम इमेज देखेंगे, ठीक है, तो वो कैसा, अच्छा इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये मिरर है, ये मिरर सामने रखा हुआ इस तरह का और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को, जैसे मोबाइल मैंने लिया तो ऐसे अगर रखूंगा, ऐसे इस तरह से, यानी कि ये जो इसका अपर्चर है उसके पैरेलल है इसका प्लेन, या मैं कहूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर रखा है उसका प्लेन, तो इमेज वैसी शेप की बनेगी, वैसी शेप की बनेगी। अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही बनेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, शेप चेंज नहीं होगा। ये भी एक चीज है, आगे आएगा मैं बता दूंगा ये भी। और क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर ये शेप किस तरह का होगा, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस जिस प्लेन में है उसी प्लेन में रख दिया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये मोबाइल, ये मिरर है, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये मोबाइल मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, इस तरह से रख दिया, ठीक, ऐसे करके, ऐसे अगर रखा है तो इसकी इमेज इसी तरह की बनेगी, शेप चेंज नहीं होगा, साइज चेंज हो जाएगा अगर ऐसे रखा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से रख दें या इस तरह से रख दें, ठीक है, ऐसे करके प्रिंसिपल एक्सिस के प्लेन में, तो इसका जो शेप होगा वो चेंज हो जाता है। रेक्टेंगुलर अगर शेप होगी, ठीक है, या स्क्वायर की शेप होगी तो उसकी शेप हमें ट्रेपेजियम टाइप की मिलेगी। इन जनरल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और फिर उसका एरिया फिर ट्रेपेजियम वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। इमेज का एरिया, यहाँ साइज का मतलब फिर यहाँ एरिया आ जाएगा, लेंथ नहीं आएगी, यहाँ भी एरिया आएगा, ठीक है। और अगर सर्किल होता है तो अब जैसे सर्किल में भी, ठीक है, जैसे ये मिरर है और इसके सामने सर्कुलर ऐसे कोई, जैसे कॉइन है, सिक्का है, वो सामने ऐसे रख दिया, ऐसे इस तरह का हो गया, ऐसे आप समझ रहे होंगे, ये प्लेन हो गया इसका, ऐसे, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिक्के की, कॉइन की जो इमेज बनेगी वो सर्कुलर ही बनेगी, परपेंडिकुलर रखा है, लेकिन छोटे बड़े साइज की हो सकती है, डिपेंड करेगा कॉइन को कहाँ रखा है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आगे अभी केस पढ़ेंगे, थ्योरी इसकी भी काफी अभी मुझे बतानी है, ठीक है। कल की क्लास में भी थ्योरी का कुछ पार्ट में बताऊंगा, उसके बाद हम फिर इसमें आगे क्वेश्चंस करेंगे। शीट मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी है। अगर ये कॉइन इस तरह से रख दिया जाए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसका प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो फिर वहां जो कॉइन का जो इमेज होगा, कॉइन का जो इमेज होगा वो फिर डिस्टॉर्ट होके इलिप्स टाइप का बन जाएगा। इलिप्स टाइप का कह रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जैक्टली इलिप्स भी नहीं कह सकते, इलिप्स टाइप का होगा, थोड़ा सा एग शेप में। एग भी परफेक्टली इलिप्स नहीं होता, आप जानते हो, ठीक है, थोड़ा सा एक साइड में थोड़ा शार्प होता है और एक साइड से थोड़ा सा राउंडेड टाइप का, ऐसी कुछ शेप बनेगी। तो कई बार क्या है, वो उस तरह की क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसा शेप होगा वो आपको अभी आगे हम बढ़ेंगे तो समझ में आ भी जाएगा कैसे ये हम बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सर्किल को लेके मैंने आपको बताया, तो इसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको जैसे सजेस्ट करूं कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे ये मिरर है और यहाँ एक पार्टिकल एक सर्किल में ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में एक चक्कर लगा रहा है, तो फिर इसमें सवाल पूछेगा कि जो इसकी इमेज बनेगी वो किस रेडियस में चक्कर लगाएगी। सर्किल में ही होगा, ये भी सर्किल में ही होगा, अगर परपेंडिकुलर है तो ये जिस रेडियस में चक्कर लगा रही है तो ये इमेज किस रेडियस में चक्कर लगाएगी, यहाँ बनेगी तो छोटी रेडियस में और दूर बनेगी तो बड़ी रेडियस में। एक और फैक्ट बताता हूं, इमेज अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, हमेशा ध्यान रखना ये कंसेप्चुअल चीज है, अगर इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में पास बनती है तो छोटी ही बनेगी। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मिरर के पास बनती है तो छोटी बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मिरर से इमेज दूर बनती है तो बड़ी ही बनेगी, बड़ी ही बनेगी, पास बनेगी तो छोटी बनेगी। अभी रियल और वर्चुअल की बात नहीं हो रही, रियल वर्चुअल तो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है, बट मैंने एक जनरल बताया, कंपैरेटिव बताया कि अगर ऑब्जेक्ट पास होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज पास बनी है तो छोटे साइज की और दूर बनती है तो बड़े साइज की बनती है, ये भी एक बात समझी जा सकती है। अब जो जैसे मैंने बताया ना, ऐसे सर्किल में चक्कर लगा रहा है कोई पार्टिकल, उसकी इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो उसकी रेडियस या डायमीटर पूछ लेगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एससी वर्मा की एक्सरसाइज में मिल जाएगा, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। यहाँ इसकी जो डायमीटर या रेडियस को हम ऑब्जेक्ट की लेंथ ले लेते हैं, तो उधर जो इमेज की लेंथ, इसको ऑब्जेक्ट की लेंथ ले लेंगे तो इमेज की जो लेंथ आती है वही, अगर ये डायमीटर लिया है तो वो डायमीटर आ जाएगा,
और अगर रेडियस लिए तो वो रेडियस आ जाएगी। ऐसे करके निकाला जा सकता है, कोई मुश्किल सवाल नहीं। आपको लग रहा हो सकता है पहली बार सुना हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन होगा, नहीं, आसान होगा। तो मैग्निफिकेशन का अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये जनरल फॉर्मूला है। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको जो समझनी है वो ये है कि ये जो क्वांटिटी है ये यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लाइक क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक है। अब इसमें फिर तीन पॉसिबिलिटी जैसे मैंने बताया बन सकती हैं। एक तो सबसे पहले लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए कंसीडर करते हैं जिसकी केवल लेंथ ही हो, जिसकी केवल लेंथ ही हो, ठीक है। लेकिन अब लेंथ है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे ये मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रखा जा सकता है, एक तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, और एक बार ऐसे लिटा के। अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन का एक नाम होता है, उसे कहते हैं हम लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैं लिखाऊंगा अभी, पहले नाम सुन लो। अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है, बहुत पतली सी कोई ऑब्जेक्ट है, पिन है, केवल एक ही डायमेंशन है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी तो बोलेंगे ट्रांसवर्स या लेटरल, एक ही बात है, लेटरल या ट्रांसवर्स एक ही बात है। और अगर लिटा के रखा जाए ऑब्जेक्ट को अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस के अलोंग अगर हम लिटा के रखते हैं तो उसको कहते हैं एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन के दो टाइप हो गए, दोनों केस में फॉर्मूले डिफरेंट आते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर अभी मैंने कहा कि ये मिरर है और मिरर में आपने कोई ऑब्जेक्ट, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आपने रखा, एक बार ऐसे प्लेन रखा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और एक बार ऐसे रखा, तो उसमें भी फिर आपको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत कम चांसेस होते हैं एरिया मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाने के। मैं बताऊंगा और आप कर भी पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब मैग्निफिकेशन के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में वैसे तो तीसरा भी एक ले सकते हो, अगर 3D ऑब्जेक्ट होगा तो 3D ऑब्जेक्ट में लेंथ विड्थ हाइट तीनों के लिए देखना पड़ेगा, फिर और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। हम दो ही केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला केस है लीनियर मैग्निफिकेशन टाइप्स, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये तब हमें कंसीडर करना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लीनियर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लीनियर। लीनियर का मतलब एक ही डायमेंशन लेंथ की लेंथ हो, विड्थ और थिकनेस या हाइट वगैरह नेग्लिजिबल हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट लीनियर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज लीनियर, ठीक है। और इसके फर्दर दो टाइप है, फर्दर दो टाइप है। पहला जैसे मैंने अभी बताया, इसमें भी फर्स्ट है लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, और इसमें जो दूसरा टाइप है वो है आपका एक्सियल या फिर लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हम इसको एक एक करके समझेंगे। अब इसमें एक दूसरा जो टाइप है वो भी मैं लिखा देता हूं, और वो है आपका सुपरफिशियल, और एरिया भी कभी कभी बोल देते हैं, एरिया मैग्निफिकेशन, सुपरफिशियल या एरिया मैग्निफिकेशन। अब ऑब्जेक्ट लीनियर तो मैंने आपको बताया एक ही डायमेंशन होगी, लेंथ होगी या फिर केवल विड्थ होगी, यहां पे दोनों होंगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज टू डायमेंशनल, इज 2D, शॉर्ट में, यानी लेंथ और विड्थ दोनों हो, जैसे मैंने कॉइन कह दिया, ठीक है, या रेक्टेंगल कह दिया या स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट अगर होता है तो वहां पे सुपरफिशियल या एरिया मैग्निफिकेशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन अब आज हम यहीं रुकेंगे क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास होती है। यहां तक आपका किसी का